हेलो। तो क्लास 12 ह्यूमैनिटीज के अंदर अब आप सभी आ चुके हैं। तो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं आपके क्लास 12 के अंदर। आपने जो क्लास 10 के अंदर टारगेट रखा था उसे आप क्लास 12 के अंदर पूरा करना चाहते हैं। आपने सोचा था कि क्लास 10 के अंदर एक अच्छे मार्क्स स्कोर करूंगा और अच्छी स्ट्रीम चूज करूंगा, लेकिन अब आपने आर्ट्स चूज कर ली और फिर आर्ट्स चूज करने के बाद आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, या हो सकता है आपको मार्क्स नहीं इतने आए हो कि आपको अपने आर्ट्स के अंदर ही करियर बनाना पड़ा हो। तो ये दोनों ही कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर आपने आर्ट्स चुनी, फिर इसके बाद आपने क्लास 11 के अंदर मार्क्स स्कोर करे ठीक ठाक, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि क्लास 12 के अंदर अभी तक के सबसे हाईएस्ट मार्क्स आप स्कोर कर पाए। तो क्या क्लास 12 के अंदर ऐसा पॉसिबल है? हाँ, तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना होगा। और किस तरीके से पढ़ना होगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स फॉलो कर रहे होंगे कि आपका फाइनल में इसको 95%, 97, 98, 100% तक भी चले जाए स्कोर आपका। तो दोस्तों वही आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ, किस तरीके से आप अपने क्लास 12 के स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्या क्या बुक्स और रिसोर्सेज फॉलो करने हैं आपको, और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी। पूरी स्ट्रेटजी को मैं आपको यहाँ पे ओपन करने जा रहा हूँ और अच्छे से समझते हैं कैसे क्लास 12 के अंदर ह्यूमैनिटीज के अंदर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले तो दोस्तों क्लास 12 के अंदर आपके ह्यूमैनिटीज में 5 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं वो लेके चल रहा हूँ। ठीक है, देखो इसमें मैं कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा अलग अलग, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट सबके पास होते हैं वो लेके चल रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो तो आप कमेंट कर देना, उसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूंगा उसके अंदर। ठीक है, तो देखो 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो आपके इंग्लिश तो सबके ही होता है, चाहे साइंस हो कोई भी हो, इंग्लिश उनका सबका होता है। फिर मैं पॉलिटिकल साइंस लेके चल रहा हूँ, देन हिस्ट्री लेके चल रहा हूँ, देन ज्योग्राफी भी इसी के अंदर कंसीडर करेंगे, देन इकोनॉमिक्स भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी बहुत से बच्चों के पास होता है। तो ये 5 मेजर सब्जेक्ट्स के यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। बाकी और कोई भी ये सब्जेक्ट आपका रह रहा हो तो मुझे मेल कर देना, मेरे ईमेल आईडी के ऊपर यहाँ पे मेल लिखी आ रही होगी, तो उस पर मेल कर देना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश देखो, इंग्लिश में ना यहाँ पे क्लास 12 के अंदर एक प्लस पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि आपकी ग्रामर यहाँ से हटा दी गई है, तो आपका ना जो ग्रामर है वो बहुत कम कर देगी। ग्रामर तो है ही नहीं अब यहाँ पे आपकी, अब आपको सिर्फ यहाँ पे राइटिंग सेशन है, आपको लेटर्स वगैरह और आर्टिकल्स वगैरह के फॉर्मेट वगैरह यहाँ पे याद करने होंगे, जिसके बेसिस पे आप आराम से अपना पेपर दे के आओगे। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे क्लास 12 के अंदर ना आपका जो है, जो आपके जो क्वेश्चंस का लेवल हो जाएगा ना वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। जो आपके डिटेल क्वेश्चंस हो गए उसके अंदर कैरेक्टर स्केच बनाने को आएगा, डायरी एंट्री करने को आएगी। तो ये ना थोड़ा सा बच्चों को समझने में टिपिकल होता है। वैसे अगर आप एक बार इसे समझ गए तो आप इसमें भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अब रिसोर्सेज की बात कर लें। देखो इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को 1 से 2 बार रीडिंग जरूर लाएं, मिनिमम 1 बार लगाएं, मैक्सिमम जितने आप लगा सके उतने लगा ले। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बार बार पढ़े, लेकिन एक बार तो जरूर पढ़े एनसीईआरटी को। ठीक है, देन पोएम्स के आप पोएट्स के नाम याद कर लें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने की पॉइंट आपको बताया। देन उसके बाद इंग्लिश के अंदर आपने पूरा एक बार पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। जैसे यूट्यूब वीडियो पे समराइज वे में क्लास 12 में कोई समझा दे, मैं समझाऊंगा इसी चैनल पे, आपको सारा ह्यूमैनिटीज का सारा कंटेंट प्रोवाइड करा के दूंगा मैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट जो मैं इस पे डिस्कस कर रहा हूँ सब का कंटेंट डिस्कस करके दूंगा, और सारी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, ओके दोस्तों, फिर नोट्स पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो वापस आते हैं टॉपिक पे। इंग्लिश के अंदर आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, यूट्यूब लेक्चर्स भी देख सकते हैं, दोनों में से एक भी देख सकते हैं। मैं कहूंगा आपको कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, देन यूट्यूब लेक्चर्स देख लें, यूट्यूब पर जो समरी वीडियोस होती है वो देख लें। देन उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप ना जब भी आपका कोई भी एग्जामिनेशन आ रहा हो, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप एग्जामिनेशन फेस करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन, तो उससे पहले आप क्या करें, उससे पहले आप अपना जितना सिलेबस हो सकता है उतना कंप्लीट कर लें। ऐसे इंग्लिश का सिलेबस इतना लार्ज भी नहीं होता, उसको समझ के कंप्लीट कर लें। जितना आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये 2 बेस्ट रिसोर्सेज होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। आपको कोई क्वेश्चन बैंक परचेज करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में खुद के इतने क्वेश्चन होते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन बैंक खरीदने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। उसके अंदर आपके एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाती है। बाकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे होते हैं 2-4, वो भी एक प्रैक्टिस कर लेना, वैसे उसके आने के चांसेस काफी कम ही होते हैं। ठीक है, देन आप सैंपल क्वेश्चन पेपर, हर एग्जामिनेशन से पहले 2-3 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा के जरूर जाएं। फाइनल बोर्ड से पहले आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर कर लेना है, चाहे प्री बोर्ड से पहले ना कर पाओ, लेकिन फाइनल बोर्ड से पहले आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेने हैं। एंड उसी के साथ साथ आपको जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है,
सैंपल क्वेश्चन पेपर है उनमें से कम 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश के जरूर लगा के जाने हैं जो आपके। और एक एक्स्ट्रा टिप आपको बताऊं, जो आपके मिड टर्म का एग्जामिनेशन का स्कोर है, देन उसमें आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन का ओवरऑल क्या पॉजिटिव थे क्या नेगेटिव थे, उन्हें दोनों को कंसिडर करना है। जो पॉजिटिव है उसे मेंटेन करने की कोशिश करनी है आपको अगले एग्जामिनेशन के लिए, देन जो आपका नेगेटिव था उसे इंप्रूव करके अपने पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करनी है। तो ये आप मिड टर्म से लेकर जब प्री बोर्ड तक करोगे, देन प्री बोर्ड से बोर्ड पे आपकी मैक्स, अगर आपने मान लीजिए स्कोर करा 80 में से 50 मिड टर्म में मान लेते हैं, है ना, 80 में से 50 स्कोर करा, 30 आपके नेगेटिव मार्क्स हो गए, मतलब 30 मार्क्स आपने लूज कर दी, देन आप उसमें वर्क करना चालू करते हैं और आप अपने प्री बोर्ड में 65 तक पहुंच के मान लेते हैं कि अपने 30 में से 50% का सक्सेस करके जो आपका लूजिंग मार्क्स थे उसमें से 50% सक्सेस पा ली, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करके समझ लिया था, ठीक है। तो देन आपके मार्क्स पहुंच गए 65 तक, देन आप काफी हैप्पी हो गए कि मार्क्स बढ़ गए। लेकिन अभी आपको हैप्पी नहीं होना, जो आपके बाकी 15 मार्क्स बचे ना उसमें से भी आपको और मेहनत करनी है और कम से कम 50 to 60% तो उसमें भी आपको सक्सेस पानी है। आप उसमें 50 to 60% सक्सेस पा लेते, मान लेते हैं 8 मार्क्स की आपने सक्सेस पा ली 15 में से, तो कितने हो गए 73 मार्क्स हो गए आपके 80 में से, तो कितना अच्छा स्कोर बनेगा आपका इंग्लिश का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टेप वाइज चलना है और हर बार ना जितना आप हो सके उतने अपनी गलतियों को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है इंग्लिश के अंदर खासकर, ठीक है। काफी अच्छे से मैंने इंग्लिश के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, आई होप आपको समझ में आ गया इंग्लिश में आपको कैसे चलना है। देन आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ। देखो पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही आप कह सकते हैं प्यारा, बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला सब्जेक्ट है। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा आप तो रोज की राजनीति पढ़ रहे हैं, जब न्यूज पे देखते हो ना वैसे ही रोज की राजनीति होगी, और जब आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ रखा होगा वैसे आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स होगी, बहुत ही इजी पॉलिटिक्स होगी आपकी। और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पढ़ेंगे जो हम रोज ही सुनते रहते हैं, और सारे वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे, और देन उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम दो द्रव्यतांत पढ़ेंगे, एंड बायोपॉलिटी, यानी कि जो यूएसएसआर था, यूएसए था, आपने ये सब वर्ल्ड वॉर के बारे में जो भी था ना सारी वर्ल्ड हिस्ट्री जो ना वर्ल्ड वॉर से रिलेट होगी, उसके आसपास से पूरी चल रही होगी, और आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री एंड हो जाएगी ग्लोबलाइजेशन पे, स्टार्ट होगी वर्ल्ड वॉर से और देन एंड हो जाएगी ग्लोबलाइजेशन पे, यहाँ तक आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री को एंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपकी चल रही होगी। देन फिर इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं आपकी इंडियन पॉलिटिक्स कहाँ से चल रही होगी? इंडियन पॉलिटिक्स चलेगी हमारी इंडिपेंडेंस के एरा से लेके आज तक, जो आपका प्रेजेंट डे अभी तक चल रहा है, यानी 2024 का इलेक्शंस को भी आपको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। वैसे उसके बारे में क्वेश्चन कम आएंगे, लास्ट 2019 तक के इलेक्शन के बारे में, जो जनरल इलेक्शन इंडिया का, उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पॉलिटिक्स को बिल्कुल ऐसा समझ के चलना है, करंट सिनेरियो को समझ रहे हो तो बहुत इजीली आपको पॉलिटिक्स समझ में आएगी, ठीक है। और पॉलिटिक्स में आपको एक बात याद रखनी है, न्यूट्रल होकर पॉलिटिक्स पढ़नी है। आप एक साइडेड पढ़ोगे ना तो एग्जाम में आपका गलत हो सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। न्यूट्रल होकर पॉलिटिक्स पढ़नी है, ठीक है, और न्यूट्रल होकर अच्छे से समझना, ठीक है। देन इसमें रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करने हैं? एनसीईआरटी बेस्ट सोर्स है, एनसीईआरटी को 2 बार कम से कम रीडिंग जरूर लगानी है, अच्छे से समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है। ये तो कह रहे हो आप भैया ये तो नहीं होता, तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे लेक्चर दे सकते हो, मेरे लेक्चर दे सकते हो, मैं बनाऊंगा लेक्चर, 2 रुपए का अंत के ये देखो थंबनेल देखो, ऐसे लेक्चर बनाऊंगा और इसमें एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा, इंग्लिश में भी समझाऊंगा, हिंदी में भी समझाऊंगा, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, देख लूंगा जिस लैंग्वेज में नोट्स मेरे पास होंगे उस लैंग्वेज में आपको अवेलेबल कराने की कोशिश मैं कर लूंगा। लेकिन नोट्स एक लैंग्वेज में तो जरूर मिलेंगे, चाहे आपको इंग्लिश में मिले चाहे हिंदी में मिले, ठीक है। तो वो नोट्स मिलेंगे आपको मेरे पास से। देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। देन सैंपल क्वेश्चन पेपर है, 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर कम से कम अपने चैनल पे मैं कराऊंगा, बाकी मैक्स टू मैक्स 15 तक आप कर सकते हो अपने उस पे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न को खोल के मैं दूंगा किस तरीके एग्जाम पैटर्न को आपको चलना है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा तैयारी करनी है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी कम तैयारी करनी है। 75-25 रूल लगना, 75 आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, 25 नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आपका जब मिड टर्म हो जाए उसके बाद सिर्फ आपको 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी करनी है, ठीक है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपका मिड टर्म के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है, समझ गए। देन आते हैं आपकी हिस्ट्री पे। देखो हिस्ट्री आपकी 11th की तो बहुत ईजी थी, हिस्ट्री आपकी 11th की काफी इजी हिस्ट्री थी। आपने क्या समझा उसके अंदर? देखो मेसोपोटामिया सभ्यता समझी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन समझी। देन आपने फिर उसके बाद आपने क्या समझा? जो गेंगिस खान का चैप्टर था, चंगेज खान वाला, वो समझा। बाद आप आगे बढ़े 4 वर्गों के बारे में, है ना, ठीक है। आपने जो फ्रांस वगैरह के इतिहास के बारे में समझा अच्छे से। देन आप आगे बढ़े, देन आपने ऐसे ही करके आपने 7 चैप्टर टोटल उसमें पढ़ लिए, ठीक है। तो जो चैप्टर थे वो आपने पढ़ लिए थे, ये बहुत ही छोटा पार्ट था। अब आओगे ना 12th हिस्ट्री, असल हिस्ट्री तो यहाँ से है। आप आगे चल के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना और उसमें हिस्ट्री का थोड़ा बहुत सिलेबस आएगा तो वो 12th पे ज्यादा बेस होगा, 11th पे कम बेस होगा, क्योंकि 12th के अंदर ना 3 अलग अलग पार्ट्स हैं हिस्ट्री के अपने अपने, ठीक है। आपको कैसे भैया? मतलब एक है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में कहां से चल रहे हैं हम? 6000 बीसी से, यानी 6000 बीसी, या मेजरली हम आपसे वहां पे पढ़ते हैं
2900 BC से मेजरली पढ़ रहे हैं हम वहाँ पे। क्या पढ़ रहे हैं वहाँ पे? हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। देन फिर वहाँ से हड़प्पा सभ्यता से देन अगले चैप्टर पे आओगे आप राजा किसानों नगर पढ़ोगे, फिर मतलब आप आ जाओगे 400 500 600 BC से लेके 600 AD का सारा पढ़ोगे। वहाँ पे आप कौन कौन से एम्पायर्स पढ़ोगे? मौर्यन एम्पायर पढ़ोगे, मौर्य साम्राज्य हो गया, देन आपका चंद्रगुप्त का गुप्त साम्राज्य हो गया, एंड कुषाण शासकों का कनिष्क वाला एम्पायर हो गया, ठीक है। तो ये सारे एम्पायर्स आप पढ़ते चलोगे, ठीक है। मगध के बारे में पढ़ोगे, अलग अलग जनपद के बारे में पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें पढ़ते चलोगे आप। फिर देन आप क्या करोगे? चैप्टर नंबर 3 पे आओगे, फिर महाभारत के बारे में पढ़ते चलोगे, क्या था पुराने रीति रिवाज, इन सब के बारे में पढ़ते चलोगे। ब्राह्मणवाद कैसे फैला इस बारे में पढ़ते चलोगे। देन चौथे चैप्टर में आओगे, आप देखोगे ब्राह्मणवाद के विरोध में कुछ विचार उभरे, जैसे कि उसके अंदर आप पढ़ोगे कि बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, जैन धर्म का उदय कैसे हुआ। देन आप आगे बढ़ोगे, देन आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको अलग अलग यात्री आते हुए देखने को मिलेंगे। अब आप नेक्स्ट बुक में एंटर कर जाओगे, मेडिवल हिस्ट्री में आ जाओगे, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री के अंदर आपको अलग अलग यात्री आते हुए मिलेंगे जो भारत का इतिहास लिख रहे होंगे, मुगलकालीन और तुगलक वंश के टाइम का, एंड देन जो मोहम्मद गजनवी था उस टाइम, उससे लेके देन आप लास्ट मुगल एम्पायर तक लगभग वो पढ़ लोगे, औरंगजेब के जमाने तक का लगभग वहाँ पे पढ़ लोगे, ठीक है, 5वें चैप्टर में। देन आपका छठा चैप्टर आता है, उसके अंदर आपको दिखेगा भाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ कट्टर विरोध, एकदम बहुत तगड़ा वाला विरोध दिखेगा, और लिबरलिज्म उदारवाद की विचारधारा आएगी, मोनोथीज्म की तरफ सब बढ़ते हुए दिख रहे होंगे आपको। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छा खासा चैप्टर है आपका, है ना। सूफी भक्ति परंपरा, ठीक है, भक्ति सूफी एंड ट्रेडिशंस, है ना। तो ये चैप्टर आप ये पढ़ते चलोगे, इसमें अलग अलग वासवन्ना और बसवन्ना हो गए, देन कबीर जी हो गए, गुरु नानक जी हो गए, सारे के सारे आपको जितने भी महापुरुष हैं सब उसमें देखने को मिलेंगे। इस्लाम के अलग अलग महापुरुष के बारे में हम उसी में पढ़ेंगे। देन फिर उसके बाद 7th चैप्टर पाए जाते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। आपने सुना होगा तेनालीरामा वाला, देखा था ना टीवी पे, एक वो आता है तेनालीरामा का सीरियल आता है, उसी के ऊपर वही वाला साम्राज्य के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि महाराज शिंदेव राय की क्या क्या उपलब्धियां थी, कैसे कैसे मंदिर हुआ करते थे, क्या क्या गोपुरम वगैरह होते, मतलब बहुत डिटेल में उसे पढ़ेंगे। देन फिर 8th में आ जाते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा भैया हर एक चैप्टर तो अपने में कहानी, हाँ यहाँ पे हर एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में दे रखा है, ये बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे से हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी और आप इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। देखो ज्यादा हार्ड कुछ नहीं आने वाला। पता है आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? आपको फन फैक्ट बताऊं तो कितने क्वेश्चन आएंगे पूरी हिस्ट्री में से? सिर्फ आपको सिर्फ जो लिखने वाले होंगे सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चन मिलेंगे, 9 क्वेश्चन। आपको क्या? हाँ यही 21 तो आपके MCQ आते हैं, ठीक है। 3 मार्क्स के सिर्फ 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स से 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 9 क्वेश्चन आपको लिखने को मिलने हैं। देन फिर आपके 4-4 मार्क्स वाले पैराग्राफ में से क्वेश्चन आएंगे, वो आप आराम से बना लोगे। देन एक मैप आएगा, तो कितना ईजी हो गया आपका, समझ लो आप, इतने इजी तरीके से आपका पेपर आने वाला। सिर्फ 9 क्वेश्चन करने हैं आपको, 12 चैप्टर है उसमें सिर्फ 9 क्वेश्चन करने हैं, तो मतलब कुछ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे जिनके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, हाँ ठीक है। देन 8th चैप्टर आ गया आपका, उसमें अकबरकालीन समय के बारे में पढ़ेंगे, तो वो ऐसे कर करके फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री मारेंगे, गांधी जी वगैरह के बारे में पढ़ते हुए कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समझ लो 6000 BC से लेके आज के एरा, मतलब इंडिपेंडेंस एरा तक पहुंच जाएंगे, समझ रहे हो, इतने आगे तक पहुंच जाएंगे इंडिपेंडेंस एरा, समझिए आप, तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। फिर देन इंडिपेंडेंस एरा हम अपने पॉलिटिक्स में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हिस्ट्री में आपको क्या है, NCERT बेस्ट सोर्स है, उसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। NCERT पढ़ो, इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करो, MCQ वगैरह देख लेना, पेपर जाने से पहले मैं पढ़ाऊंगा और सारे चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं आपको, वो भी मैं करवा दूंगा आपको, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये 3 रिसोर्सेज में मेन है। सैंपल क्वेश्चन पेपर अपने हाथ से ज्यादा हो सके तो उतना कर लेना, 3 से 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर मैं अपने चैनल पे जरूर कराऊंगा, इस बात का मैं आपका वादा करता हूँ, ठीक है, बाइलैंगुअल यानी दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आपका ज्योग्राफी की तरफ। देखो ज्योग्राफी में 11th की ज्योग्राफी काफी डीप होती है, 12th की इतनी हार्ड नहीं होती, थोड़ी इजी होती है। तो ज्योग्राफी के अंदर भी आपको अलग अलग चैप्टर देखने को मिलेंगे, है ना, और ज्योग्राफी की भी अलग अलग बुक्स होती है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के बारे में आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, आपको वन शॉट देख लेने हैं या NCERT पढ़ लेनी है, बेस्ट सोर्स होते हैं। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेना और देन सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा लेना। देखो ज्योग्राफी का हो सकता है मैं लेक्चर प्रोवाइड करूं, हो सकता है ना करूं, लेकिन देखते हैं जिस हिसाब से बनता है उस हिसाब से देखते हैं। अगर मैं करूंगा तो आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी मेरे पास नहीं था, तो मैं अभी उसे 1 साल मुझे लगता है कि मुझे 6-7 महीने देने पड़ेंगे, तो हो सकता है मैं अगले सेशन से चालू कर पाऊं ज्योग्राफी को। अगले सेशन से तो पक्का करूंगा, इस सेशन का मैं कह नहीं सकता, ठीक है। तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। 2026-27 वाले बच्चे आप रेडी रहना, आपके लिए तो ज्योग्राफी में जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। देन अब आप आगे बढ़े इकोनॉमिक्स के अंदर। देखो इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स या अभी तक कि आपको ऐसा लग रहा होगा ये हमने क्यों लिया, जितने भी इकोनॉमिक्स ले रखा मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आपको ऐसा लगता होगा इकोनॉमिक्स क्यों लिया, हाँ आपको लग रहा होगा, ये भी सोच रहे होगा कि ना करियर अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपने सोचा होगा कि
कई बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि 12th के बाद तो इकोनॉमिक्स छोड़ देंगे। इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्यों? क्योंकि अभी तक आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं था। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अभी तक हमने कुछ समझा ही नहीं था। आपने ये नहीं समझा था क्या सैंपल्स होते हैं, क्या वो होते हैं। लेकिन आपकी जो 12th की इकोनॉमिक्स और 11th की इकोनॉमिक्स की छोटा सा कंपैरिजन देखो ना, तो जो 11th की इकोनॉमिक्स है उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स एक अलग ही सब्जेक्ट है, जो इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। स्टैटिस्टिक्स नहीं, लेना देना तो है, मतलब इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स समझ में आता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट हो जाएगा अगर आप आगे जाके पढ़ोगे तो। स्टैटिस्टिक्स अलग सब्जेक्ट पढ़ा दिया आपको 11th के अंदर, लेकिन भाई 12th के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत ईजी है, आपको डिटेल पर थ्योरी में आपको एरा ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके आपको कहां तक पढ़ना है, देन आपको पढ़ना है इंडिया चाइना पाकिस्तान के रिलेशन, लेटेस्ट 2012-15 तक का सारा डाटा, 2020 तक का सारा डाटा पढ़ना होगा, लेटेस्ट, ठीक है। ये डाटा आपको सारा पढ़ना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स बता दिए जाएंगे क्या क्या है। देन आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आ जाती है तो उसके अंदर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया, बैंकिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स हो गए, गवर्नमेंट का बजट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट ये सब क्या होता है, ये सब आपको समझाया जाएगा। देन आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे किया जाता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये सारे सब चैप्टर्स आपको समझाए जाएंगे। यानी आपको एक बड़े लेवल पे आपको इंटरनेशनल इकोनॉमी को समझाया जाएगा इसके अंदर, और ये काफी ईजी है। 12th के बिहाफ पे देखोगे ना, अगर 11th की जो इकोनॉमिक्स का लेवल यहाँ था ना, तो 12th तक मैं ये तो नहीं कह रहा कि इतना नीचे, लेकिन हाँ कहीं यहाँ है, मॉडरेट है काफी। आप 11th के आपने इकोनॉमिक्स नॉर्मल भी समझ रखे ना, तो आपको 12th के काफी अच्छे से समझ में आएगी और काफी ठीक ठाक नंबर आपके आ रहे होंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है मिड टर्म में आपके कम नंबर आए, लेकिन बाद में आपके अच्छा रहे। अब आप कहोगे भैया इसके लिए कौन सी रिसोर्स फॉलो करें, तो दोनों आपकी दो बुक्स हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो दोनों के लिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी करनी है। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए तो आपको संदीप गर्ग प्रीफर करनी है, सबसे बेस्ट बुक है। देन आपकी जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके लिए आपको दो बुकें लेनी है, एक तो एनसीईआरटी लेनी है, एनसीईआरटी एक बार को कोई रीडिंग जरूर लगानी है, काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इसमें मिल जाते हैं आपको। देन दूसरी बुक आपको कौन सी लेनी है इसके लिए आपको लेनी है टीआर जैन, ठीक है। टीआर जैन आपने 11th में देखी होगी, पता होगा आपको, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स लेनी है और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज करने, जब भी एक चैप्टर कंप्लीट करोगे उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ के साथ करते चलनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करो, चाहे एनसीईआरटी सॉरी जब संदीप गर्ग और टीआर जैन की टेक्स्ट बुक्स हैं उनके एक्सरसाइज से करो, ठीक है। तो उनसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करते चलनी है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं इसमें, एमसीक्यू को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है इसके अंदर, ठीक है। देन आपको एंड में आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर जरूर लगा के जाना है इसके अंदर भी। तो मैंने पांचों सब्जेक्ट आपके अच्छे से कवर अप कर दिए और सारा आपको ओवरव्यू भी दे दिया कि क्या क्या सब्जेक्ट्स और क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये मैं क्या मैंने बताया, अच्छे समझ में आया हो। देखो दोस्तों 12th ना, आप इसे स्कोर को मैंने जैसे बताया ना, आपको कैसे कैसे पढ़ते चलना है, जैसे तरीके से समझो, चीजों को समझोगे ना, आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके चलोगे तो 12th आपको ऐसा लगेगा हाँ कि हमने जो अभी तक पूरा आपने 9th से लेके अभी तक 12th तक एक आर्ट्स की तरफ आप चले ना, तो आपने सारा का सारा ना उसका निचोड़ आपने 12th में पढ़ लिया, जब तक आपने पढ़ा था। चाहे हो सकता है 6 से भी लग सकता है आपको कुछ चैप्टर्स का तो हिसाब है ना, तो इस तरीके से लगेगा। और देखो 12th के अंदर आपने जितना अच्छा कर लिया ना, अगर आप आगे चल के कॉलेज में रेगुलर पढ़ना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा 12th का जो आपका सिलेबस है। बोर्ड्स के अंदर ना कभी भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, तो एनसीईआरटी को सुप्रीम रखना आपको, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो बोर्ड्स के अंदर जितना अच्छा कर लेते हो उतना ही आपका एंट्रेंस एग्जाम कोई भी होगा एनसीईआरटी के बेस पे होता, तो उसमें उतना ज्यादा हेल्प करेगा, चाहे सीयूईटी हो चाहे आपका क्लैट कह सकते हो आप, उसके लिए देते हैं लॉ के लिए। तो इस तरीके से कोई भी आपका एग्जामिनेशन होते हैं तो वो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बीएड वगैरह के लिए भी कोई एग्जामिनेशन होता होगा तो सब इसी पे होता है, 12th के सिलेबस से बेसिकली होता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करनी है, कहाँ तक कैसे चलना है, और समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मेरी मेल ID यही लिखी हुई, इस पर आप मेल कर सकते हो, डायरेक्ट रिप्लाई कर देता हूँ आपको मैं। तो जय हिंद, जय भारत।